नहीं नहीं, देखिए महिलाओं पे क्या अत्याचार हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई ना कोई घटना हो जाती है तो उसके पीछे सरकार तो जिम्मेदार नहीं होती है। लेकिन विपक्ष तो उठाता है ना इस विपक्ष मुद्दे उठाता को। है, सब विपक्ष माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दे भटकाने के लिए चीज़ें उठाई जाती हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं कि अब मुद्दों को कैसे भटकाया जाए। ठीक है, बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, सरकार काम करती है, प्रयास करती है, सजा मिलती है, पकड़े भी जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि दिन के दिन रिएक्शन भी हो रहे हैं उस पर, बार बार नज़रें रखी जाती हैं, अगर कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तो सरकारों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा गहलोत सरकार, हमारी सरकार ने इतने काम जन कल्याणकारी काम कर रही है, तो शायद पूरे भारत में किसी भी स्टेट में ऐसे काम नहीं हो रहे होंगे जो जन कल्याण काम हो रहे हैं। चिरंजीवी योजना लगा लीजिए, ओल्ड पेंशन योजना लगा लीजिए, बिजली बिल माफ़ लगा लीजिए, मतलब हर क्षेत्र में हर तबके को एक तरह से ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। पर होता क्या है कि इंसान जब वो आदमी किसी प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क में आता है, किसी काम के लिए जाता है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक तरह से मान लीजिए उसको धुतकार देता है, या इंसान को इंसान नहीं समझते। तो ये सारी हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमें हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक तरह से उसके लिए बेमानी हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ता है। ये उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, सिर्फ उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है जो अपनी कुर्सी का या अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन सर ये भी तो है कि विपक्ष इस पे आरोप लगा रहा है कि भाई इनसे जो महिलाओं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वो नहीं रुका, अत्याचार हो रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? समाज सेवी नेता है। समाज सेवी के रूप में जो मेरी पहचान बनी है, जो हमारे कार्य रहे हैं, उसकी वजह से भी लगा लीजिए, जो मेरे अपने लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो हमारे साथ हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद के तौर पे मान लीजिए, या उनके द्वारा बोलने पे मान लीजिए, अब मैंने फैसला किया कि भाई हम चुनाव में आना चाहिए। चुनाव में जीतते हैं तो हमारे अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने काम करने के तरीके हैं, क्या पता मैं उसको एक अच्छे तरीके से कर पाऊँ अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो। चुनाव जीतते हैं तो अपने हाँ तरीके से हाँ। हाँ, करेंगे। चुनाव एक जीतते हैं एक तो चीज, एक सवाल और। देखिए, ये तो पार्टी तय करती है किसकी टिकट कटती है, किसको टिकट मिलती है। मैं कहूँ मुझे टिकट मिलेगी तो हम अपना प्रयास कर सकते हैं, पार्टी जिसको डिसाइड करेगी उसके साथ रहेंगे। लेकिन मान लो अपन एक ये सोचें कि भाई कल को हमको टिकट नहीं मिलती है तो आप कौन सी पार्टी का साथ देंगे? हमारी पार्टी कांग्रेस ही है जी। हमारा एक कांग्रेस पार्टी मेरा परिवार है, और मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी में है, तो सारा तो हमारी तो तो कांग्रेस सभी ही का रहेगी। बहुत बहुत स्वागत पार्टी है जिसको इस मौका स्पेशल देगी रिपोर्ट के उसके अंदर। साथ रहेंगे। और आज मैं आया हुआ हूँ किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र, और आज हम चर्चा करने वाले हैं किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र की। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें बदली है? क्या 2018 के जो चुनाव हुए थे उनमें जो मुद्दे थे वो सफल हुए या नहीं हुए, या फिर मौजूदा विधायक ने यहाँ पर क्या काम किया? क्या यहाँ किशनगढ़ की तस्वीर बदली है या फिर यथावत मूलभूत समस्याओं से आज भी जूझ रही है? हम यहाँ पर जानेंगे कि जो विधायक साहब हैं वो जनता की कसौटी पर कितने उतरे हैं। तमाम मैं इस वीडियो के तहत आपको जानकारी दूंगा। मेरे बीच में मौजूद हैं भाई राम यादव, जो कि लगातार 4 वर्षों से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में अलख जगा रहे हैं। यहाँ पर हर गांव के अंदर अगर हम बात करें तिरंगा चौपाल की, तो हर गांव के अंदर हर व्यक्ति को सजग कर रहे हैं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं, और अब वो भी जो 2023 के चुनाव है उसके मैदान में उतर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे हम क्या कारण है इस मैदान में आने का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ए, क्या कारण है आपका इस चुनावी मैदान में आने का? चुनावी मैदान में आने का तो ये हिंदुस्तान है, और लोकतंत्र हमें मिला है आज़ादी के बाद। तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो जब चाहे कभी भी चुनाव की तैयारी कर सकता है, चुनाव में कर सकते हैं। आप तो एक समाज सेवी नेता हैं। समाज सेवी के रूप में जो मेरी पहचान बनी है, जो हमारे कार्य रहे हैं, उसकी वजह से भी लगा लीजिए, जो मेरे अपने लोग हैं,
जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो हमारे साथ हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद के तौर पे मान लीजिए या उनके द्वारा बोलने पे मान लीजिए, अब मैंने फैसला किया है कि भाई हम चुनाव में आना चाहिए। समाज के लिए ही हम काम कर रहे हैं और आगे भी समाज के लिए काम करेंगे और नहीं, अच्छे अच्छे काम हों। ये काम तो आप समाज सेवी होने के नाते भी कर सकते थे ना, बिल्कुल कर लेकिन सकते फिर हैं। आपने इस चुनावी मैदान में आने का निर्णय कैसे लिया? कुछ सोच होती है कि चलो हम अपनी तरफ से तो एक सीमित दायरे में ही काम कर सकते हैं, पर एक ये होता है कि चलो हम अगर पद पे आ जाते हैं, किसी पद पे आ जाते हैं और कौन सा पैसा कहाँ लगना चाहिए, किस मद में लगना चाहिए, तो उसका एक हम चुनाव कर पाते हैं कि भाई चलो शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना है, विकास के लिए रोड नाले वगैरह बनवाने उसके लिए हमें काम करना है, हमें स्वास्थ्य के लिए काम करना है, तो एक विज़न के तौर पे काम करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि चलो जैसे मैंने बताया लोकतंत्र है, अगर हम आते हैं चुनाव में जीतते हैं तो हमारे अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने काम करने के तरीके हैं, क्या पता मैं उसको एक अच्छे तरीके से कर पाऊँ अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो। चुनाव जीतते हैं तो अपने हाँ तरीके से हाँ हाँ, करेंगे। चुनाव एक जीतते हैं एक तो। चीज, एक सवाल और है कि जनता जानना चाहती है कि आपने किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र क्यों चुना? किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र देखिए, मैंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है, मेरा काम यहाँ पर है, सब कुछ यहीं पर है, तो अपने क्षेत्र से ही आदमी तैयारी करता है, मेरा घर भी यहीं पे है, तो अपने क्षेत्र से आदमी तैयारी करता है एक तरह से। अब 2023 के चुनाव नजदीक हैं और आज करीब करीब आपको 3 से 4 साल हो गए हैं यहाँ पर समाज सेवा करते हुए। मैं देख रहा हूँ कि आपने एक डिफेंस एकेडमी भी खोल रखी है जिसमें बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दे रही, क्या है ये? ये डिफेंस एकेडमी तो मेरा एक तरह से लगा लीजिए, मेरे अंदर की इच्छा लगा लीजिए, मैंने अपने पिता की याद में बनाई है इस चीज़ को, और इसमें 500 बच्चों का लक्ष्य रखा है हमने, जो आर्मी पुलिस की तैयारी करने जाते हैं। प्राइवेट एकेडमी में आपने देखा होगा कि बच्चे जाते हैं, हज़ारों लाख रुपए फीस ली जाती है इन बच्चों से, पर हर परिवार इतना सक्षम नहीं होता कि हज़ारों लाख रुपए फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाई या ट्रेनिंग करा सके। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है और अच्छी चीज़ है। सर्व समाज के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, कोई जाति धर्म का हम विशेष हम उसमें वो नहीं रखते हैं, हम बच्चे से उसका ये नहीं पूछते, कोई भी बच्चा आए। हमने इसमें कैटेगरी भी रखी है कि ये भी नहीं है कि हम इसमें कोई भी आदमी आए निःशुल्क का तो कोई भी आदमी ले लेगा, हमने इसमें कैटेगरी रखी है। आर्मी पुलिस में सिर्फ सिपाही या जीडी की नौकरी की तैयारी हम कराते हैं। अब सिपाही और जीडी की नौकरी में कौन बच्चा जाता है? अपने किसान परिवार के या मजदूर परिवार के बच्चे किसान जीडी की आर्मी में अगर बात करें या सिपाही की नौकरी पुलिस वगैरह में बात करें तो वही बच्चे जाते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हमने। एक सवाल और जानना चाहती है जनता कि जो 2023 के चुनाव है उसमें आपका क्या फंडा है? हमारे काम ही हमारा विज़न है एक तरह से, जो हम काम कर रहे हैं। मेरा मुझे तो खुशी होती है, गर्व महसूस करता हूँ अपने आप पे कि मेरा नाम अगर कहीं जोड़ा जाता है तो शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाता है, तो उससे मुझे खुशी होती है कि चलो आपकी पहचान ही शिक्षा के क्षेत्र से हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र से तो खुशी होती है कि अंदर से कि हाँ चलो एक अच्छे चीज़ में मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, किसी गलत चीज़ में नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ठीक है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है, शायद तभी मेरा नाम इस चीज़ में जोड़ा जा रहा है और कुछ हमारे काम है। तो मेनली मेरा फोकस तो शिक्षा पे रहेगा। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज अपने आप विकास करेगा, अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो उसके विकास के मायने नहीं रह जाते उस परिवार के लिए। अगर जिस परिवार का बच्चा पढ़ लिख के कामयाब नहीं हुआ, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, तो उसके लिए विकास के कोई मायने नहीं है। सच्चाई तो ये है। तो हमारा तो मेन प्रयास ही रहेगा, सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, और फिर जो भी चीज़ जो होती हैं मूलभूत ज़रूरतें होती हैं उस पर हम काम करें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मौजूदा विधायक श्री दीपचंद जी खैरिया हैं, क्या उनको उनकी टिकट कट सकती है? तो देखिए, ये तो पार्टी तय करती है किसकी टिकट कटती है, किसको टिकट मिलती है। मैं कहूँ मुझे टिकट मिलेगी तो हम अपना प्रयास कर सकते हैं, पार्टी जिसको डिसाइड करेगी उसके साथ रहेंगे। लेकिन मान लो अपन एक ये सोचें कि भाई कल को हमारे को टिकट नहीं मिलती है तो आप कौन सी पार्टी का साथ देंगे? हमारी पार्टी कांग्रेस ही है जी। हमारा एक कांग्रेस पार्टी मेरा परिवार है और मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी में है, तो सारा तो हमारी तो कांग्रेस ही रहेगी। पार्टी जिसको मौका देगी उसके साथ रहेंगे। लगातार आप तिरंगा चौपाल कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये तिरंगा स्वाभिमान चौपाल एक अभियान हम चला रहे हैं पूरी विधानसभा में। ये अभियान उन जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है
जो अपने अधिकारों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा गहलोत सरकार, हमारी सरकार ने इतने काम जन कल्याणकारी काम कर रही है, तो शायद पूरे भारत में किसी भी स्टेट में ऐसे काम नहीं हो रहे होंगे जो जन कल्याण काम हो रहे हैं। चिरंजीवी योजना लगा लीजिए, ओल्ड पेंशन योजना लगा लीजिए, बिजली बिल माफ लगा लीजिए, मतलब हर क्षेत्र में हर तबके को एक तरह से ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। पर होता क्या है कि जब वो आदमी किसी प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क में आता है, किसी काम के लिए जाता है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक तरह से मान लीजिए उसको धुतकार देता है, या इंसान को इंसान नहीं समझते। तो ये सारी हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमें हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक तरह से उसके लिए बेईमानी हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ता है। ये उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, सिर्फ उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है जो अपनी कुर्सी का या अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन सर ये भी तो है कि विपक्ष इस पे आरोप लगा रहा है कि भाई इनसे जो महिलाओं पे भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं रुका, अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए महिलाओं पे क्या अत्याचार हो रहा है, ठीक है, मान लेते कोई ना कोई घटना हो जाती हैं तो उसके पीछे सरकार तो जिम्मेदार नहीं होती है। लेकिन विपक्ष तो उठाता है ना इस विपक्ष मुद्दे उठाता है, सब विपक्ष माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दे भटकाने के लिए चीज़ें उठाई जाती हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं कि अब मुद्दों को कैसे भटकाया जाए। ठीक है, बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, सरकार काम करती है, प्रयास करती है, सजा मिलती है, पकड़े भी जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि दिन के दिन भी एक्शन भी हो रहे हैं, उस पर बार बार नज़रें रखी जाती हैं कि अगर कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तो। में 4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है आपकी सरकार को। तो आपको क्या लगता है इस 4.5 साल के कार्यकाल में आम लोगों को फायदा मिला है क्या? बहुत फायदा मिला है, आप खुद देख लीजिए। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है, मेरे ख्याल से आम जन सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा ले। मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि वो सपने में भी सोच सकता होगा कि मेरा इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है। आज 25 लाख का उसका इलाज कहीं भी वो करा सकता है, बीमा है 10 लाख का उसके साथ। तो अच्छी योजनाएं हैं, सबको मिल रही हैं, सबको लाभ मिल रहा है। और इन्हीं योजनाओं के बल पे, इन्हीं जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो गहलोत सरकार जी ने चलाई हैं, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जगी है कि हाँ, अब सरकार हमारी आनी ही है, तय है, बिल्कुल रिपीट होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई अगर जो मेरे को टिकट भी नहीं मिलती है तब भी मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, और तमाम आप समाज के लिए पूरा, कहने का मतलब सर्व समाज आपके साथ है, और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, टिकट का तो प्रयास सब करते हैं, हम इसलिए उम्मीद जगा रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और जिस हिसाब से लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग सब, युवा वर्ग भी सब मेरा साथ है, आशीर्वाद है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि पार्टी मुझे मौका देगी ज़रूर इस बार, और हम अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। देखिएगा यहाँ पर मेरे साथ में और भी सहयोगी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि भाई राम के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र है, ये एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर हर बार जब टिकट बढ़ती है तो चर्चा का विषय बना रहता है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि 2023 के चुनाव नज़दीक हैं, और भाई राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? भाई राम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इनके विचारों से विधानसभा के सभी युवा लगभग आकर्षित हुए हैं। एवं हमारा यही प्रयास है कि इस तरह के व्यक्ति को आगे ला करके हम अपने क्षेत्र का विकास करें, ताकि सभी जमीनी हकीकतों से परिचित हो सकें एवं सभी समस्याओं का निराकरण हो सके। आपके द्वारा 75 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की एक परीक्षा आयोजित कराई जाती है, और जिसमें से हर क्लास में 4 बच्चों का चयन करके, यानी 16 बच्चों को छात्रवृत्ति नगद रूप में, किताब कापी पेंसिल के रूप में, जर्सी के रूप में दी जाती है। ये सरकारी स्कूलों में गरीब या मध्यम वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये गरीबों को प्रोत्साहन देते हैं। इसी प्रकार से आपने खेड़ा में डिफेंस अकेडमी खोली हुई है, जिसमें किसान वर्ग के गरीब बच्चे जिनके पास में प्राइवेट
एकेडमी में जाने के लिए लाखों रुपए नहीं है, उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं। 500 बच्चे प्रतिवर्ष ट्रेनिंग दिलाने का इनका लक्ष्य है और इनका जो पहला बैच है उसी में 3 बच्चों का अग्निवीर में चयन हो गया है। वैसे तो 6 बच्चे पास हुए थे, लेकिन 3 बच्चे मेडिकल बेस पे आउट हो गए और 10 बच्चे जो अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, BSF, CISF, इसमें 10 बच्चे कोई फिजिकल में पास हो गया है, कोई रिटन में पास हो गया है। उनका भी मतलब निश्चित रूप से 2-4 का तो सिलेक्शन होगा ही होगा और उसमें कोई भी पैसा पाई नहीं लेते हैं। इसी तरह से इन्होंने हर गांव में एक तिरंगा स्वाभिमान चौपाल चलाई है, जिसमें हमारे देश के आन बान शान का जो तिरंगा झंडा है उसको 35 फुट ऊंचे पाइप पर लगा करके एक बड़ा झंडा फहराया जाता है, जो हमारी आज़ादी का प्रतीक है। उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। आपके द्वारा 3 गांव गोद लिए हुए हैं, जोड़िया, खैराड़ और इस्माइलपुर, जिसमें खेल मैदानों का विकास करना, जो पार्क है उनका विकास करना, फ्री वाईफाई, वो कंप्यूटराइज लैब, स्कूलों की साफ सफाई, इस तरह के काम आप करा रहे हैं। तो इनकी एक अच्छी पहचान है युवा वर्ग में, सभी में। जैसे खेल प्रतियोगिता कराई आपने 105 टीमों की क्रिकेट की, जिसमें 1,11,000 का नाम दिया गया, क्रॉस कंट्री, पावर लिफ्टिंग। तो इस प्रकार से इनसे युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग सब जुड़ा हुआ है। और मैंने केवड़िया विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को, 224 गांव को कम से कम 3 से 4 बार देखा है। लोगों की इच्छा है कि ऐसे आदमी को, समाज सेवी आदमी को आगे आना ही चाहिए और ये लोगों की प्रेरणा से ही, उनके प्रोत्साहन से ही चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भाई राम यादव के प्रति लोगों के क्या विचार हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि मैं भी इनके साथ तिरंगा चौपाल यात्रा के अंदर गया था। वहाँ पर देख रहा था कि लोगों में किस तरह का जोश है, जुनून है। ये सीट है 2018 से पहले यहाँ पर बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन जो 2018 के बाद जो ये चुनाव हुए 2018 वाले, उसमें BSP जो कि कांग्रेस में विलय हो गई, उनका दबदबा रहा। यहाँ पर कांग्रेस का भाई राम के विचार कैसे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो हम तमाम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सर, आपने तमाम जानकारियाँ दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।